अब देखो यार, अगर तुम लोग आरवेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि आरवेज के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। जैक पेरी के एईडब्ल्यू में रिटर्न प्लान को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। एनजेपीडब्ल्यू के अगले दो बड़े पेपर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का ग्लोबल वॉर शो अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 3 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका डेब्यू शो करने वाले गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू का स्पेशल कोलिजन शो होगा। और 15 फरवरी के ऊपर एईडब्ल्यू सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया करने वाले गए। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के पहले शो के अनाउंस होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि सेम डे पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्लोबल वॉर शो करेगी। और अगर आपको ग्लोबल वॉर के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, टोनी खान के आरवेज कंपनी को बाय करने से पहले आरवेज कंपनी और एनजेपीडब्ल्यू हर साल यहां पर क्रॉस प्रमोशन शो करते थे। और जैसे एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में फॉरबिडन डूर और रेसल डायनेस्टी जैसे पेपर व्यू होते गए, वैसे ही टोनी खान के आरवेज को बाय करने से पहले आरवेज रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू सालों से एक दूसरे के साथ मिलकर क्रॉस प्रमोशन ग्लोबल वॉर शो किया करते थे, जिस शो पर एईडब्ल्यू और आरवेज के रेसलर्स क्रॉस प्रमोशन मैचेस लड़ते थे। और अब यहां पर काफी सालों के बाद पहली बार यहां पर टोनी खान ग्लोबल वॉर शो को वापस ला रहे गए, जहां पर टोनी खान ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के लाइव जाने के बाद सेम एरिया के अंदर, सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी और आरवेज रेसलिंग उनका ग्लोबल वॉर शो करेंगे। और ग्लोबल वॉर शो के ऊपर ऑलरेडी यहां पर 4 बड़े मैचेस अनाउंस हो चुके गए। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू और आरवेज ने ये अनाउंस कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले ग्लोबल वॉर शो के ऊपर हमें यहां पर आरवेज का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर आरवेज के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स और सैमी गुवारा आरवेज का टैग टीम चैंपियनशिप एमएक्सएम कलेक्शन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं ग्लोबल वॉर शो के ऊपर आरवेज वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको, ब्रायन कीथ और बिग बिल भी एक्शन में होंगे, जो यहां पर बैंडिडो और आउटरनर को फेस करने वाले गए। तो वहीं आरवेज के प्योर चैंपियन ली मोरियोट्री शो पर एक्शन में होंगे, जो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रॉबी ईगल्स के आरवेज का प्योर टाइटल शो पर डिफेंड करेंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर आरवेज का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर आरवेज वुमेन चैंपियन अथीना उनका टाइटल हमें यहां पर एलेक्स विजडर के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी। और कुछ इस तरीके से यहां पर आरवेज और एईडब्ल्यू के क्रॉस प्रमोशन ग्लोबल वॉर शो के ऊपर 3 बड़े टाइटल मैच और एक 6 मैन टैग मैच अनाउंस हो चुका है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि आरवेज के ग्लोबल वॉर शो के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कोई टाइटल चेंज होता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही आरवेज रेसलिंग की, तो गाइज यहीं आरवेज के वन ऑफ द टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर डस्टिन रोड्स ने यह तो कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर आने वाले 3 सालों के बाद एईडब्ल्यू में रिटायर होना चाहते गए। बट अब यहां पर डस्टिन रोड्स के रिटायरमेंट से पहले डस्टिन रोड्स यहां पर उनके ओरिजिनल थीम सॉन्ग को वापस लाना चाहते गए। गाइज यहां पर डस्टिन रोड्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि डस्टिन रोड्स के अर्ली करियर में डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर डस्टिन रोड्स यंग एज में जो थीम सॉन्ग यूज करते थे, वो यहां पर उस थीम सॉन्ग के राइट्स को खरीदने की ट्राई कर रहे गए। और अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है तो बहुत ही जल्द डस्टिन रोड्स के पास उनके थीम सॉन्ग के राइट्स होंगे, और वो यहां पर पॉसिबली एईडब्ल्यू में रिटायरमेंट से पहले उनके ओरिजिनल थीम सॉन्ग को यूज करेंगे। और जिस तरीके से स्टिंग के रिटायरमेंट के ऊपर स्टिंग ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू में उनके आइकॉनिक थीम सॉन्ग को यूज किया था, कुछ उसी तरीके से यहां पर डस्टिन रोड्स पे रिटायरमेंट से पहले उनके ओरिजिनल थीम सॉन्ग को लाना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डस्टिन रोड्स को उनके ओरिजिनल थीम सॉन्ग के राइट्स मिलते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू ओरिजिनल जैक पेरी की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक पेरी पिछले काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू के टीवी पर अपीयर नहीं हुए हैं, और लगातार टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब जैक पेरी के रिटर्न प्लान्स को लेकर बैक स्टेज से अपडेट आ रहे गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से
जैक पेरी AEW के अंदर यहाँ पर अब तक रिटर्न करने चाहिए थे और AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से केनी ओमेगा के AEW पर रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर केनी ओमेगा और जैक पेरी की राइवलरी होने वाली थी। बट गाइस यहाँ पर लास्ट मिनट के ऊपर AEW ने ओमेगा के रिटर्न से पहले उनके प्लान को चेंज कर दिया और AEW के प्लान्स के चेंज होने के बाद अब जहां केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे अलग फ्यूड में काम कर रहे गए, वहीं जैक पेरी को लेकर कंपनी के पास कोई भी प्लान नहीं गए और AEW में जैक पेरी और केनी ओमेगा के प्लान्स के रद्द होने के बाद फिलहाल यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है कि जैक पेरी AEW के अंदर कब तक वापस आएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान पेरी को वापस कब तक लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते AEW के 3 बड़े रेसलर्स को कंपनी से बाहर किया गया है और मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद AEW ने मीरो और रिकी स्टार को कंपनी से फायर कर दिया। बट गाइस यहां पर इन 3 रेसलर्स के अलावा एक और ऐसा रेसलर है जिसे यहां पर AEW ओरिजिनली इस हफ्ते बाहर करने वाली थी और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिक्स हैं। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पेंटागन जूनियर के AEW को लीव करने के बाद रे फिनिक्स भी AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहते थे। बट AEW कंपनी ने रे फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है और अब यहां पर चाह कर भी वो AEW को लीव नहीं कर सकते गए और अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि टोनी खान के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहां पर मीरो और रिकी स्टार के साथ साथ रे फिनिक्स को भी पॉसिबली इस हफ्ते के अंदर रिलीज करने वाले थे। बट रे फिनिक्स ने यहां पर उनके रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को लेकर जो एंटी ट्वीट किए वो सभी चीजें AEW के मैनेजमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रे फिनिक्स के सोशल मीडिया पर गलती की वजह से AEW कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो यहां पर रे फिनिक्स को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए AEW कंपनी ने रे फिनिक्स को यहां पर रिलीज ना करके बल्कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर दिया है और AEW कंपनी अब यहां पर रे फिनिक्स को फिलहाल तो रिलीज नहीं करने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रे फिनिक्स के सोशल मीडिया पर एक गलती की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज ना होने के बाद अब टोनी खान कब तक यहां पर रे फिनिक्स को कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीज रखते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू विंडी सिटी रियूट की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, NJPW कंपनी अप्रैल के अंदर उनका विंडी सिटी रियूट US पेपर व्यू करने वाली गए, जिस पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तन्हाशी लास्ट टाइम काम करेंगे और यही USA में तन्हाशी के लास्ट मैच अनाउंस होने के बाद अब आज यहां पर NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है कि USA के अंदर NJPW के जो अपकमिंग 2 बड़े पेपर व्यू होने वाले गए उन दोनों ही पेपर व्यू के ऊपर NJPW का बिगेस्ट टाइटल IWGP वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा और कल यहां पर हिरोकी गोटो के NJPW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब NJPW कंपनी 11 अप्रैल को जब उनका विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू करेगी तो इस पेपर व्यू के ऊपर गोटो का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है और सेम टाइम के ऊपर विंडी सिटी रियूट के बाद USA में NJPW मई में जो उनका अगला पेपर व्यू रिसर्जेंस पेपर व्यू करेगी उस पेपर व्यू के ऊपर भी IWGP वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा और NJPW ने एडवांस में ये अनाउंस कर दिया है कि USA में NJPW के आने वाले दोनों पेपर व्यू के ऊपर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि विंडी सिटी रियूट और रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर हिरोकी गोटो का चैलेंजर कौन होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टोनी खान की सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, AEW रेसलिंग के न्यू टीवी डील के बाद टोनी खान पिछले काफी लंबे टाइम से ROH को लेकर भी टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए और टोनी खान के पास काफी सारे अलग अलग टाइप के ऑफर है और यही इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि टोनी खान के पास यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया था और एक मेजर नेटवर्क कंपनी टोनी खान के ROH रेसलिंग को अक्वायर करना चाहती थी। बट लास्ट मिनट के ऊपर टोनी खान ने उस टीवी डील को लेने से मना कर दिया है और फाइटफुल सेलेक्ट ने नाम तो रिवील नहीं किया है कि एग्जैक्टली यहां पर ROH को कौन सी नेटवर्क कंपनी अपने नेटवर्क पर लाना चाहती थी। बट यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि ROH रेसलिंग को जो टीवी कंपनी अपने नेटवर्क पर लाना चाहती थी उस कंपनी को अब यहां पर ROH की जगह कोई और ब्रांड मिल चुका है और बेसिकली टोनी खान के टीवी डील के लिए मना करने के बाद अब उस टीवी कंपनी ने किसी और रेसलिंग कंपनी को अक्वायर किया है जो यहां पर उस नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइस यहां पर अभी तक तो ये रीजन सामने नहीं आया है कि टोनी खान ने एग्जैक्टली यहां पर उस टीवी डील के लिए क्यों मना किया। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही गए मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि पॉसिबली यहां पर WWE के इवॉल्व रेसलिंग को लेकर टूबी टीवी के साथ जो टीवी डील साइन हुई गए पॉसिबली टोनी खान को ओरिजिनली वो ऑफर हुआ होगा और टोनी खान ने यहां पर उस डील के रिजेक्ट करने के बाद टूबी टीवी ने फाइनली यहां पर
WWE के इवॉल्व रेसलिंग को लेने की ट्राई की होगी। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान आरओएच को लेकर टीवी डील कब तक साइन करते गए और आरओएच रेसलिंग एक्चुअल स्ट्रीमिंग या टीवी के ऊपर कब आता है। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।